बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 4 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कातिल रूहें। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तानिया अमान, मुसन्निफ है राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 232 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 4 सफ़ा नंबर 81 से। जल्दी से एक बात बता दीजिए भाईजान। हाँ पूछो। कौन सी वाली ने आपकी नींद उड़ाई? कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों, यार इसी से तो मैं परेशान होकर आया हूँ। मैं जानता था कि तेरी हालत भी खराब होगी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि तेरी हालत किसके लिए खराब हुई। पहले आप बताइए भाईजान। नहीं, पहले तुम बताओ। देखिए, अगर मैंने बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो, तो क्या इस सिलसिले में कोई समझौता हो सकता है? समझौता? शामी ने चौंक कर पूछा। हाँ, गुलजार ने जवाब दिया। शामी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, नहीं पहले आप बताइए। नहीं पहले तू। नहीं भाईजान, आप बड़े हैं, पहले आप। गुलजार सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, अच्छा यूँ करते हैं, कागज़ और पेंसिल ले आओ, दोनों अपने अपने नाम लिख लेते हैं। बाद में कहीं एक दूसरे के ख्याल से अगर कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं लाता हूँ, शामी ने कहा। और उसके बाद कागज़ पर बीनश और सोफिया के नाम लिखे गए और दोनों ने अपने अपने कागज़ मुट्ठी में दबा दिए। फिर दोनों एक दूसरे को देखा और उसके बाद अपने अपने कागज़ एक दूसरे के सामने खोल दिए। वो मारा। गुलजार खुशी से उछल पड़ा। मार दिया ना? हाँ, और आपकी मुस्कुराहट बताती है कि आपने बीनश को पसंद किया है। 100%। वेरी गुड। वैसे मुझे यकीन था भाईजान कि मेरे और आपके दरमियान कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। चलो ये मसला तो हल हो गया। हम इत्मीनान से अपनी अपनी के लिए बात कर सकते हैं। दुश्मन तो है नहीं हम अव्वल एक दूसरे के। अगर होंगे भी तो क्या पता कि वो आहें भर रहे हैं या नहीं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सिर्फ आहें भरते रहेंगे? हरगिज़ नहीं। तो फिर कुछ सोचो। आप बताइए, क्या सोचो? बस अपनी सोच सोचो। आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, अब जब ये मरहला तय हो गया है तो मेरे जहन में एक बात है। क्या? लड़कियों ने यूरोप में परवरिश पाई है, बिल्कुल, लेकिन इनके अंदाज जिस तरह मशरकी हैं, वो शायद मशरिक में खुद भी नहीं है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। तो फिर वो बात ख़त्म होगी? नहीं, ख़त्म नहीं हुई। असल में एक माशरा होता है, उस माशरे से इनहराफ बेशक किया जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। क्या मतलब आपका? अभी वैसे भी हम अपने इसी असूल पर कारबंद रहेंगे। किस पर? याद है ना यार, वो एक बार मिसेस चौधरी से इजहार इश्क कर डाला था। तो क्या मालूम था कि वो मिसेस हैं? वो सब बात की बात है, लेकिन फ़ायदा तो हुआ ना इससे। फ़ायदा क्या हुआ था? माफ़िया मांगनी पड़ी थी उससे, पूरे ख़ानदान से। चलो ठीक है, फ़र्ज़ किया अगर बात क्लियर ना हुई तो हम लोग न जाने कितने अरसे तक इस चक्कर में पड़े रहते। चलिए छोड़िए, वो बात ख़त्म हुई, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि साफ गोई से इजहार इश्क किया जा सकता है। बाप रे, अगर नतीजे में बात उल्टी हो गई तो अभी कौन से हमारे ख़ानदान के ताल्लुकात हुए हैं। 10-20 गालियाँ सुना देंगे उन्हें और कहेंगे कि क्या समझती हैं आप अपने आप को। अरे हम तो गुलफाम हैं, वो तो उनकी खुशकिस्मती है कि हमें उनसे इश्क हो गया है, वरना हमारे पीछे तो न जाने कितनी मारी मारी फिरती हैं। तो फिर अब क्या इरादा है आपके? फ़ोन नंबर तो है ना तेरे पास? हाँ, असल में इस सिलसिले में लड़कियां बड़ी कारआमद होती हैं। अनीला ने इनका फ़ोन नंबर ले लिया था। गुड, वेरी गुड। मगर अनीला से कैसे मालूम हो? कमाल करते हैं भाईजान, यानी मुश्किल हमारी थी और हम इसे हल ना करते। जब अनीला ने वो नंबर लिखा था तो मैंने उसे ज़हन नशीन कर लिया था। जीते रहो। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है भाईजान, कोशिश कर लेनी चाहिए कल दिन में। हाँ, कल दिन का वक्त मुनासिब रहेगा। वैसे भी ये वक्त ठीक नहीं, और ये भी नहीं मालूम कि फ़ोन किसके कमरे में हो। लड़कियों से कोई काम लिया जा सकता है। बलाएं हैं बलाएं, वही जो कहते हैं ना कि बात अगर मुंह से निकल जाए तो न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। हम खुद ही मुश्किल को हल करेंगे, हम खुद ही कोशिश करेंगे। तुम करोगे? नहीं आप, शामी घबरा कर बोला। क्यों? बस बड़े आप हैं ना, हर मुसीबत के वक्त मुझे आगे बढ़ा देते हो तुम, गुलजार ने कहा। और फिर दोनों हंसने लगे। शामी कहने लगा,
मेरा ख्याल है आज रात इबादत की जाए, दुआएं मांगी जाए। नहीं यार, ये बाद में देखेंगे। तो फिर कल आप फ़ोन कीजिए और मुझे इसके नतीजे से आगाह कीजिएगा, ठीक है? फिर दूसरे दिन प्रोग्राम के मुताबिक गुलजार ने धड़कते दिल के साथ फ़ोन किया। दूसरी तरफ से गालिबन किसी मुलाजमा ने फ़ोन उठाया था। कौन बोल रहा है? गुलजार ने पूछा। हमारा नाम रशीदा है सरकार। रशीदा, मैं बीनश से बात करना चाहता हूँ। छोटी बीवी, आपका फ़ोन है। रशीदा की आवाज़ सुनाई दी और गुलजार का दिल उछल पड़ा। इसका मतलब है कि बीनश कहीं आसपास ही मौजूद है। चंद लम्हों के बाद बीनश की आवाज़ सुनाई दी। हेलो। देखिए, आपको ताज्जुब भी होगा और हो सकता है कि आप मेरी शख्सियत के बारे में बहुत बुरे अंदाजे कायम कर लें, लेकिन कभी कभी मजबूरियाँ इस अंदाज में सामने आती हैं कि इंसान जल्दबाजी पर मजबूर हो जाता है। कौन है आप? बीनश की आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम गुलजार है। कल पिकनिक पर आपसे मुलाकात हुई थी, गालिबन आपको याद हो। हेलो गुलजार साहब, आप खैरियत से तो हैं ना? नहीं, गुलजार ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? सारी रात करवटें बदलता रहा हूँ, हल्का हल्का बुखार भी हो गया है। क्यों हैरियत? आप ख्वाब में आकर परेशान करती रही हैं। मैं? जी हाँ, आप जो कुछ कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। सोचे समझे बगैर कह रहा हूँ, इसीलिए यकीनन उल्टी सीधी बातें कर रहा होऊंगा। मुझे एहसास नहीं है, लेकिन मजबूर होकर मैंने आपको फ़ोन किया है। क्या बात है? मिस बीनश, आप ख्वाब देखती हैं? कभी कभी देखती हूँ। पिछली रात आपने कोई ख्वाब देखा? नहीं, पिछली रात तो नहीं देखा। ओ काश आप ख्वाब में मुझे देखती। फ़र्ज़ कीजिए मैं ख्वाब देखती तो आपको किस अंदाज में देखती, ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा है, यूँ समझिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मिल लीजिए। क्या? मिल लीजिए? हमने तो कल आपको पेशकश की थी अपनी हवेली आने की। नहीं, मैं सबके सामने आपसे नहीं मिल सकता, और ना ही सबके सामने आपसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर उसी जगह, उसी पिकनिक पॉइंट पर। अरे, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकती हूँ? इन्हीं पत्थरों पर चलकर। मेरे घर के रास्ते में कहकशा नहीं है। कमाल है। कमाल करते हैं आप। मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये, आपको अंदाज़ा है? जैसे भी बन पड़े मिस बीनश, जैसे भी बन पड़े। नहीं भी, वो जगह बहुत दूर है। तो फिर आप एक काम कीजिए, आपकी हवेली के अकबी हिस्से में एक बाग है बड़ा खूबसूरत। हाँ है। वहाँ आ सकती हैं आप? हाँ, वहाँ आ सकती हूँ। क्या वाकई? हाँ, आप बुला रहे हैं तो आ जाऊंगी। बीनश की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर आ जाइए प्लीज़। मगर कब, किस वक्त? जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। मैं तैयार तो नहीं बैठी हुई, तो तैयारियां कर लीजिए। दोपहर ढल जाए, सूरज ढले, इस बाग के दरख्तों के नीचे बड़ी ठंडक होती है जो आपकी हवेली के करीब है। हाँ, होती तो है। तो फिर प्लीज़ आप इसे मेरे दिल की आवाज़ समझिए, आपको आना होगा। 2:30 बजे? बीनश ने कहा। खुदा आपको खुश रखे। और कुछ? नहीं शुक्रिया, बाकी सब 2:30 बजे। तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, गुलजार ने कहा। उसके बाद कमरे में कलाबाजियाँ खाने लगा। उसने ये फ़ोन तन्हाई में किया था। शामी को कमर फिरोज ने किसी काम भेज दिया था, लेकिन गुलजार का दिल धड़कता रहा। वो सोच रहा था कि शामी जल्दी से वापस आए तो उसे सारी सूरत हाल बताए। काम इतनी आसानी से हो जाएगा, गुलजार के फरिश्तों को भी गुमान नहीं था। बहरहाल वक्त जैसे भी गुजरा, ये उसका दिल ही जानता था। दोपहर का खाना भी बस उल्टा सीधा ही खाया था, और उसके बाद अपने कमरे में जा घुसा था। खूब तैयारियां की थी, और ये तैयारियां करने के बाद वो अपने घर से निकल खड़ा हुआ था। धूप चिलचिला रही थी और कुर्बो जवार में कोई भी मौजूद नहीं था। बाग का रखवाला यकीनन वहाँ मौजूद होगा, लेकिन उसे कुछ ले देकर काम चलाया जा सकता था। अलबत्ता जब वो बाग में दाखिल हुआ तो बाग का रखवाला भी वहाँ मौजूद नहीं था। एक ऐसे घने दरख्त के नीचे वो जाकर बैठ गया जहाँ से वो बीनश की हवेली के अगले हिस्से का बाखूबी जायजा ले सकता था। फिर इस वक्त 2:25 हुए थे जब उसने बीनश को तेज कदमों से अपनी जानब आते हुए देखा। उसका दिल खुशी से नाच उठा। क्या निशाने पर तीर चला है, वो दिल ही दिल में सोच रहा था। उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि बीनश इस तरह वहाँ पहुँच जाएगी। बहरहाल वो उसे अपनी खुशकिस्मती ही तसव्वुर कर रहा था। फिर जब बीनश बाग के अंदर चलेगी तो वह अपनी जगह से बाहर निकल आया। बीनश उसे देखकर ठटक गई थी। गुलजार ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं पाता मैं मिस बीनश। बात असल ये नहीं है कि सिर्फ उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और बीनश के साथ बाग के अंदर दाखिल हो गया।
इस ख्याल के साथ कि कुर्ब जवार में इसे देख लिया जाएगा। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद किसी मुनासिब जगह बैठकर बात की जाएगी। बीनश आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ी थी। एक मुनासिब जगह पहुंचकर गुलजार ने कहा, आपको यकीनी तौर पर हैरत हुई होगी मिस बीनश कि मेरा तसव्वुर। गुलजार ने बीनश का चेहरा देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो हैरत ज़दा रह गया। बीनश इतनी ही खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने यहाँ आने के लिए बनावट श्रृंगार इसकी कोशिश भी नहीं की थी। सादा से लिबास में मलबूस थी, लेकिन उसका चेहरा इस वक्त आग की तरह सुर्ख हो रहा था। सुर्ख सफेद तो वैसे ही थी, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे का ये रंग और फिर उसकी आंखें, न जाने क्यों गुलजार का दिल कांप उठा। उसे ताज्जुब हुआ। बीनश की आंखें वो नहीं थी जो पिछले दिन देखी थी। इन आंखों में तो स्याह पुतलियां बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त ये पुतलियां सफेद ढेलों पर एक लकीर सी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। ऐसी अनोखी आंखें उसने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बीनश उसे देखती रही और गुलजार की आवाज बंद हो गई। तब बीनश ने भराई हुई आवाज में कहा, और तुम किसी को कुछ नहीं बता पाओगे, लेकिन समझने वाले समझ लेंगे। मिस बीनश, ये आपकी आंखें और ये आपका चेहरा। जवाब में बीनश भयानक अंदाज में मुस्कुराई। फिर अचानक ही उसने किसी चील की तरह गुलजार पर झपटा मारा। गुलजार तैयार नहीं था। बीनश के वजन को वो ना संभाल सका और जमीन पर ढेर हो गया। उसके मुंह से भराई हुई आवाज निकली, मेरी सुनिए तो सही मिस बीनश, गालबन मेरी जिसारत से। लेकिन बस ये आखिरी जुमला था जो उसके मुंह से निकला था। बीनश ने अचानक ही दोनों हाथों से इसे दबोच लिया था और गुलजार हैरत से मुंह खोले अब भी उसे देख रहा था। लेकिन अचानक ही उसे एहसास हुआ कि बीनश के हाथ का दबाव इसके हलक पर गैर मामूली है और वो इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके मुंह से कुछ अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे थे। गालबन वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन बीनश के अंदर एक तूफानी कुव्वत बेदार हो गई थी। उसने पूरी कुव्वत से उसके हलक पर अंगूठा दबा दिया और गुलजार तड़पने लगा, लेकिन वो बीनश के नीचे दबा हुआ था और बीनश इसे पूरी कुव्वत से दबा रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत फैल गई थी। गुलजार को चक्कर आने लगा और उसके बाद उसके होशो हवास ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन बीनश ने उसे नहीं छोड़ा। वो उस वक्त तक गुलजार को दबाए रही जब तक गुलजार के बदन से उसकी जान न निकल गई। चंद लम्हों के बाद गुलजार की आंखें साकत हो गई थी और उसकी सांस रुक गई थी। बीनश उसका जायजा लेती रही। फिर उसने गुलजार के गिरबान पर हाथ डालकर उसका सीना बरहना किया और अपना दाहिना हाथ उसके सीने पर पूरी कुव्वत से मारा। गुलजार के सीने पर एक सुर्ख निशान नमूदार हो गया, जैसे किसी जबरदस्त चोट पड़ने पर होता है, और बीनश ने इसका लिबास बराबर कर दिया। इसके बाद वो खामोशी से अपनी जगह उठी और सहरज़दा कदमों से चलती हुई वापस हवेली में दाखिल हो गई। गुलजार की लाश वहीं बाग में पड़ी रह गई थी। अगला पैराग्राफ। इमरान ने एक इंतहाई कीमती लैंड क्रूजर हासिल की थी जो हर तरह के साजो सामान से आरास्ता थी। उसने बाय रोड ही सफर करना मुनासिब समझा था। शारक खुश था और आजमपुर में दाखिल होने के बाद उन्हें नवाब आसिफ की हवेली तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इत्तफाक से नवाब आसिफ की हवेली का ही एक मुलाजिम उनके हाथ लग गया था और फिर मुलाजिम को उन्होंने अपने साथ ही बिठा लिया था। जोसेफ पूरी वर्दी में था और उसके बेल्ट के दोनों तरफ होल्स्टर में पिस्तौल लटके हुए थे। वैसे भी जोसेफ की शख्सियत ऐसी थी कि इंसान एक लम्हे में भी मरूब हो जाए। और उस वक्त शाम के 6:15 बजे थे और नवाब आसिफ अपनी हवेली के बैरूनी हिस्से में अपने तमाम अहले खानदान के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा था। शाम का प्रोग्राम अमूमन यही रहता था और बाहर की फजा इन्हें हासी हसीन दिखाई देती थी। वैसे भी दोपहर में खूब तेज धूप निकली थी और शाम को खुशगवार हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम खासा बेहतर हो गया था। कीमती लैंड क्रूजर हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई तो सबकी निगाहें इसकी तरफ उठ गई। सबसे पहले जोसेफ दरवाजा खोलकर नीचे उतरा था और उसे देखकर नवाब आसिफ होंठों में कुछ बड़बड़ाया था। गालबन हैरानी का इजहार किया था उसने, लेकिन सबकी तवज्जो लैंड क्रूजर से उतरने वालों पर थी। जोसेफ ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और इमरान नीचे उतर आया। फिर जब दूसरी जानब से शारक नीचे उतरा तो नवाब आसिफ की बुड़बड़ाहट सुनाई दी, मेरे खुदा मिस्टर शारिक। और फिर वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था
और कई कदम आगे बढ़ गया था। बाकी लोगों की जुबानें बंद थी और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। मुलाजिम भी नीचे उतर आया और नवाब आसिफ माय डियर शारिक कहकर शारिक की जानिब लपका। फिर न्योले को नजरअंदाज करके वो शारिक से लिपट ही गया था और बड़े हलूस के साथ देर तक शारिक से लिपटा रहा था। शारिक को नवाब आसिफ की मोहब्बत और हलूस का अंदाजा था और वो इस वक्त उससे तपाक से बहुत मुतासिर हुआ था। नवाब आसिफ उसे देर तक सीने से लगाए रहा तो इमरान आगे बढ़ा। उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें अलहदा किया। अभी तक नवाब आसिफ या शारिक ने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद इमरान ने जो हरकत की वो भी बहुत दिलचस्प थी और खुद नवाब साहब से भी लिपट गया। इसी तरह उसे जकड़ा कि खुद नवाब साहब भी कोशिश के बावजूद उसे अपने आप से नहीं छुड़ा सके थे। इमरान ने इसके कंधे में अपना मुंह छिपा लिया। यहाँ तक तो खैर गनीमत था, लेकिन उसके बाद जो भूं भूं की आवाज उभरी तो उसने वहां मौजूद लड़के लड़कियों को हैरान कर दिया। नजमी ने तहैयर भरे अंदाज में कहा, अरे वो रो रहा है, मगर है कौन? हमने तो उसे पहले कभी नहीं देखा, रो कैसे रहा है, जरा देखो। इमरान की आवाज बुरी तरह सुनाई दे रही थी और शारिक हैरत से मुंह फाड़े इमरान को देख रहा था। खुद नवाब आसिफ की कैफियत भी शारिक से मुख्तलिफ नहीं थी। वह मुश्किल तमाम नवाब आसिफ ने इमरान को थपकी दी और बोले, सीधे हो जाओ। इमरान पीछे हटा और उसके बाद सीधे होते हुए एक हल्की सी चीख निकालकर दोबारा नवाब आसिफ के दूसरे कंधे से लिपट गया। साथ ही वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता भी जा रहा था जो रोने के अंदाज में था। बेनश सोफिया और शाहिद की हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। शारिक ने आगे बढ़कर कहा, सीधे हो जाइए, बस काफी है। इमरान का चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों से बहने वाले आंसू बुरी तरह टपक रहे थे और नवाब आसिफ के कंधों पर इन आंसू की नमी नजर आ रही थी। नवाब आसिफ खुद भी बुखलाया हुआ था। वह मुश्किल तमाम उसने खुद को संभाला और कहा, मिस्टर शारिक, आप यकीन करें कि मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत का सबूत देंगे और मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी आप मुझे इस तरह इज्जत बख्शेंगे। मैंने आपसे वादा किया था ना आसिफ, आना तो था मुझे, क्योंकि मैं वादे ना तो कभी भूलता हूँ और ना उन्हें नजरअंदाज करता हूँ। आइए आइए, सामान गाड़ी में ही रहने दीजिए, मुलाजिम अंदर पहुंचा देंगे। आप भी आइए जनाब। वैसे शारिक साहब, आपने इनका तारुफ नहीं कराया, ये अली इमरान है, मेरे गहरे दोस्त के बेटे। अच्छा आइए। नवाब साहब का दिल चाह रहा था कि वो इमरान के रोने की वजह पूछे, लेकिन संजीदा आदमी होने की वजह से उन्होंने अपनी हंसी रोक रखी थी, जबकि खुद उनके पेट में भी कहके मचल रहे थे। एक अजीब सा अंदाज था उसका जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। उधर लड़के लड़कियां थे जो कभी हंसी रोकने की कोशिश करते और कभी हैरत से आंखें फाड़ कर इमरान को घूरने लगते। कुर्सियों पर उन दोनों को बिठाया गया। जोसेफ को भी कुर्सी पेश की गई, लेकिन वो कई कदम पीछे हटकर अटेंशन खड़ा हो गया। सब पर जोसेफ की शख्सियत का बड़ा असर पड़ रहा था और उनकी आंखों में उसके लिए तारीफ थी। नवाब साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान के बारे में किस तरह सवालात करे। उसने कहा, अगर आप थकन महसूस कर रहे हैं तो अंदर चलें, पहले ताज़ा दम हो जाए और उसके बाद हम यहाँ बैठकर चाय पियेंगे। इमरान साहब, क्या ख्याल है आपका? इस बार आसिफ ने बराह रास्त इमरान से मुखातब किया। मेरी दुम हमेशा ही ताज़ा रहती है, इसलिए मुझे तो कोई जरूरत नहीं पेश आ रही। सब एक बार फिर हंस पड़े। नवाब आसिफ ने जुज़बुज़ होते हुए कहा, मैं दुम नहीं दम की बात कर रहा हूँ। दमादम मस्कंदर, इमरान ने आसमान की जानिब उंगली करते हुए कहा और नवाब आसिफ अजीब सी निगाहों से इसे देखने लगे। शारिक ने कहा, सुनो आसिफ, बिलाहि तुमने अपने फैसले पर अमल दरामद कर ही डाला। हालांकि इतने बड़े कारोबार को खत्म करके कहीं मुंतकिल होना हासिल मुश्किल बात थी। फैसला जब कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में उसकी तकमील जरूरी होनी चाहिए। हाँ, ये तो सच है। बहरहाल यूँ समझ लो कि इस हवेली में मुंतकिल होने के बाद तुम मेरे पहले मेहमान हो। शुक्रिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलो भाई, चाय का इंतजाम करो, नवाब आसिफ ने कहा और फिर पुरतकल्लुफ चाय का एहतमाम हुआ। नवाब आसिफ ने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, इस शख्स के बारे में मुझे अंदाजा हो रहा है, लेकिन क्या ही शानदार शख्सियत का मालिक है। अलबत्ता ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि इसके क़याम के लिए मैं क्या बंदोबस्त करूं।
ये इमरान के साथ ही क्या करेगा? शारिक ने जवाब दिया, ठीक है। ये चाय बड़ी पुरतकल्लुफ थी, मगर सबकी निगाहें इमरान और जोसेफ की तरफ थी और शारिक का न्योला भी उनकी तवज्जो का मरकज था। नजमी ने सूफिया के कान में कहा, मिस्टर शारिक के कंधे पर यह न्योला और इस न्योले का इस शख्स से मुझे गहरा राब्ता मालूम होता है। किससे? वही जिसका नाम इन लोगों ने अली इमरान बताया था। सूफिया हंस पड़ी थी और फिर बोली, पता लगाना पड़ेगा। वैसे बड़े हैरत अंगेज मेहमान आए हैं हमारे यहाँ। मैं तो इस शख्स को देख रहा हूँ, पत्थर का पुत मालूम होता है। कितना मुस्तद खड़ा है। नजमी ने जोसेफ की तरफ इशारा करके कहा, ये आदमी? मैं तो बस मजे ले रही हूँ। खुदा करे ये लोग कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाए, कोशिश करेंगे। फिर चाय के बाद नवाब आसिफ ने कहा, भाई बेतकल्लुफी से अगर तुम लोग आराम करना चाहो तो तुम्हारे कमरों में बंदोबस्त हो चुका है। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरों तक पहुंचा दूं। हम जरूरत नहीं महसूस कर रहे। तुम्हारी कोई मसरूफियत है तो तुम शौक से इसे पूरा करो। हम चले जाते हैं कमरों में, लेकिन अगर कोई खास मसरूफियत नहीं है तो फिर बैठो, बातें करेंगे। ठीक है मिस्टर अली इमरान, आपके हम उम्र ये 4 बच्चे हैं, आप चाहें तो इनके साथ गपशप करें। सिर्फ 4? इमरान मायूसी से बोला, क्या मतलब? नहीं, काम चल जाएगा। इमरान ने कहा, आइए प्लीज। शाहिद ने बड़े अदब से कहा और इमरान लचकता हुआ उठ गया। वो लोग इसे लेकर लान की तरफ चल पड़े तो जोसेफ ने भी आगे कदम बढ़ा दिए। वो मशीनी अंदाज में एक महसूस फासला लेकर चलता हुआ उनके पीछे आ रहा था। इस बात को भी उन सब ने दिलचस्पी से देखा। बिलाहिर वो लान के एक गोशे में पहुंचे जिसके किनारे संगे मरमर की बेंचें बनी हुई थी। शाहिद ने कहा, तशरीफ रखिए इमरान साहब। अलग चूल, इमरान ने गर्दन हम करके कहा, जी। शाहिद हैरत से बोला। जोसेफ ने वही तकरीबन 10 गज का फासला इख्तियार किया था और फिर मुस्तदी से खड़ा हो गया। इमरान बैठ गया। वो लोग भी इसके इर्द गिर्द बैठ गए थे। अभी आपने क्या कहा था? कब? जब हमने आपको बैठने की पेशकश की थी। पता नहीं क्या जुमला कहा था। शाहिद ने नजमी से पूछा, शायद अलग चूल। ओ जी हाँ, हमने आपका शुक्रिया अदा किया था। कौन सी जुबान? मादरी जुबान। क्या मतलब? आपकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है? फादरी जुबान उर्दू है। फादरी? वो सब हंस पड़े। जी हाँ, हमारी वालदा के ताल्लुक सहराए मोली से था। कहाँ से? सहराए मोली से। ये कौन सी जगह है? नजमी ने हैरत से दूसरों की तरफ देखा। पता नहीं। बीनश और सोफिया बैक बक बोली तो नजमी ने इमरान की तरफ रुख करके कहा, ये सहराए मोली कहाँ पर है? सहराए गोबी के मशरकी किनारे पर। इमरान ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया और हंसी रोकने के बावजूद सब हंस पड़े। इमरान चौंक कर की सूरत देखने लगा, फिर बोला, इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं, हमारा मादरी वतन है। हमने पहले नाम नहीं सुना इसका, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इमरान मासूमियत से बोला, आपके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी हाँ, और वालदा का सहराए मोली से। आपका असल इमरान अली इमरान ही है? जी नहीं, बिगाड़ दिया गया है। इमरान मुंह बनाकर बोला, कुछ और नाम था आपका इससे पहले? हाँ। क्या नाम था आपका? बलोगंज चलहोलिया, इमरान ने जवाब दिया और सबने आंखें फाड़ दी। क्या? बलोगंज चलहोलिया, ये आपका नाम था? आप मेरा ख्याल है हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये नाम और आपकी वालदा का नाम क्या था? क्लाउच चलहोलिया। खुदा की बना, अरे बाप रे, जरा ये नाम लेकर दिखाओ। नजमी ने बीनश की तरफ रुख करके कहा और बीनश ने दूसरी जानब रुख कर लिया। भी अजीब बात है, आपके नाना साहब का नाम क्या था? कलमकोल मलाहा। मर जाएंगे, खुदा की कसम, एक भी नहीं ले पाएंगे। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? वैसे वालिद साहब ने अपने इलाके की निस्बत से हमारा नाम अली इमरान रख दिया। हालांकि जब कोई हमें इस नाम से मुहातब करता है तो हमें यूं लगता है जैसे हम गाजर खा रहे हैं, यानी अली इमरान के नाम से आपको ऐसा लगता है जैसे आप गाजर खा रहे हो। जी हाँ। तो आप अपनी जुबान बखूबी बोल लेते होंगे, क्यों? आप अपनी जुबान नहीं बोल सकते? हाँ, क्यों नहीं। ये शारिक साहब से कब से दोस्ती हुई आपकी? हमारी नहीं, हमारे डैडी की इनसे दोस्ती है। अच्छा, वैसे क्या आप बता सकते हैं कि शारिक साहब के कांधे पर ये न्योला क्यों सवार रहता है? उनकी गलतियों का नतीजा है। क्या मतलब? लड़कियों के सामने नहीं बता सकते। इमरान शर्माए हुए अंदाज से बोला और वो लोग अपने कह के हजम नहीं कर पा रहे थे। हंस हंस कर उनके चेहरे सुर्ख हुए जा रहे थे और इमरान खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा हुआ था।
बामुश्किल तमाम उन्होंने कहकर ऊपर काबू पाया और नदमी ने माजरत करते हुए कहा, आपको पता है ना, जब कोई किसी से मिलकर खुश होता है तो हंसता है। आप बुरा नहीं मानेंगे हमारी पूरी बात का। अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, वरना हम तो परेशान थे। क्यों? यही कि आप हमारी बातों पर हंस क्यों रहे हैं? आप बहुत ही प्यारे इंसान मालूम होते हैं। वैसे ये शख्स कौन है? जोसेफ। इसका नाम जोसेफ है? हाँ, मगर हम इसे ब्लैक रोज कहते हैं। ब्लैक रोज? वो फिर हंस पड़े। हाँ, ये खूबसूरत फूल की मानद है। इतना अच्छा इंसान आपने दूसरा नहीं देखा होगा। लेकिन ये है कौन? हमारा बॉडीगार्ड, इमरान ने जवाब दिया। क्या? गार्डीगार्ड? आप शायद बॉडीगार्ड कहना चाहते हैं। हम इसे गार्डीगार्ड ही कहते हैं। यानी उल्टा? नहीं, सीधा खड़ा है। खुदा की कसम, कितने दिन आप रहेंगे यहाँ? चले जाएंगे अगर आपको बुरे लग रहे हैं तो। अरे हमें तो आपसे इश्क हो गया है। अच्छा? इमरान ने पुरइत्मीनान लहजे में कहा। फिर बोला, वैसे आप लोगों ने अपना तारुफ नहीं कराया। हाँ, क्यों नहीं? हम नवाब आसिफ के भतीजे हैं। मेरा नाम नजमी है और इनका नाम शाहिद है। ये हमारी कजन्स बीनश और सूफिया हैं। वैसे आपको अपनी ननिहाल से आए हुए कितने दिन हो गए हैं? ननिहाल? इमरान ने हैरत से पूछा। नहीं, मेरा मतलब है आपकी वालदा के इलाके से। सहराए मोली से कही है ना? जी हाँ, सहराए मोली से। सहराए मोली से आए हुए 2-3 साल हुए हैं। आप यही रहते हैं दारुल हुकूमत में? जी हाँ। आपको कौन सी जगह पसंद है, ये या वो? हलूका? जी, हलूका। इमरान ने फिर जवाब दिया। हम नहीं समझे आपकी बात। आप अच्छी खासी उर्दू बोल लेते हैं, यही जुबान बोलिए। हाँ, मेरा मतलब है कि बस क्या बताऊं, कुछ बता नहीं सकते। वैसे आप लोग भी बुरे नहीं हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा मिस नजमी? इमरान ने बीनश की तरफ देख कर कहा। नजमी मेरा नाम नहीं है। बीनश हैरत से बोली। फिर किसका है? इनका। बीनश ने नजमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, माफी चाहता हूँ, तो शायद आप इमरान बदस्तूर बीनश से मुहातिब था। अरे खुदा आपको समझे, क्यों हमारे जिन्स तब्दील किए दे रहे हैं? शाहिद ने दांत पेच कर कहा। हम आपसे बातें नहीं करते, आप मुसलसल हमें डांटते जा रहे हैं। इमरान वहां से उठ खड़ा हुआ। फिर वो लोग मुसलसल खुशामद करते ही रहे, लेकिन इमरान वहां नहीं रुका। उधर शारिक और नवाब साहब आपस में बातें कर रहे थे। शारिक ने भी नवाब साहब को अपना मकसद नहीं बताया था। बहरहाल यहाँ आकर हासी तकलीहात हो रही हैं। रात को खाने वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद शारिक ने हंसते हुए इमरान से कहा, तुम्हारी सारी हरकतें देख और सुन रहा था। बहुत अच्छा आदमी है ये। नवाब आसिफ और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। प्लीज इमरान, जरा थोड़ा सा इन लोगों के साथ मोहतात रहना। मुझे जो काम है तुम्हें मालूम है। तुम्हें क्या कर रहा हूँ? नहीं, वैसे तो वो लोग सब खुश हैं, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मैं जानता हूँ। बार बार आप यही धमकी देते हैं। खैर, अब मुझे बताओ, इस काम का आगाज कहाँ से करूं? काम क्या है? उस जगह की तलाश। आपने किसी कमर फिरोज का जिक्र किया था। हाँ, कि आपने नवाब साहब से इस बारे में मालूमात हासिल की है? अभी नहीं। असल में फौरन ही अपनी आमद का मकसद जाहिर नहीं करना चाहता। वो डायरी आपने मुझे अभी तक नहीं दिखाई। मुकम्मल तौर पर वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इसके औराक पास रखे हैं, जिसमें उस जगह का नक्शा मौजूद है जहाँ शोलान को कैद किया गया था। लेकिन ये नक्शा भी वाज़ेह नहीं है। मुझे दिखाइए, इमरान ने कहा, और शारिक ने कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर अपने सामान से बोसीदा औराक निकाले और उन्हें इमरान के सामने फैला दिया। फिर दोनों इन औराक पर झुके थे। बाग के रखवाले ने गुलजार की लाश तलाश की थी। कमर फिरोज इतना गैर मारूफ आदमी नहीं था कि उसके बच्चों को बाग का रखवाला न जानता हो। चनाचा लाश वही छोड़कर वो दौड़ा दौड़ा दूसरे लोगों को पुकारने चला गया और कुछ देर के बाद बहुत सारे अफराद बाग में जमा हो गए थे। एक जवान लाश, और वो भी आजमपुर के बहुत बड़े आदमी के बेटे की। सबके लिए बाइसे गम थी और वो शदीद अफसोस का इजहार कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने तौर पर लाश उठाई और उसे एक चारपाई पर डालकर कमर फिरोज की हवेली ले चले। अभी तक हवेली में गुलजार की गुमशुदगी का इल्म नहीं हो सका था। जवान लड़का था, किसी वक्त भी कहीं भी जा सकता था। चुनाचा गौर भी नहीं किया गया था कि वो बहुत देर तक हवेली में मौजूद नहीं है। लेकिन हवेली के चौकीदारों ने जब चारपाई पर गुलजार की लाश देखी और हकीकत हाल का उन्हें इल्म हुआ तो वो शिद्दत गम से निढाल हो गए। उसके बाद तो पूरी हवेली में कोहराम मच गया। फौरन डॉक्टर को तलब किया गया। कमर फिरोज, शामी और घर के तमाम अफराद शिद्दत गम से गंग रह गए थे। गुलजार तो एक हंसता बोलता नौजवान था। उसकी किसी से दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بڑی سنسنی پھیل گئی تھی اور حویلی میں ماتم ہونے لگا. قمر فیروز تو سکتے کے عالم میں رہ گیا تھا. یہی کیفیت گلزار کی ماں کی تھی. پوری حویلی جس میں ان بچوں کی وجہ سے بڑی رونق ہوا کرتی تھی شدید درد و گرم کا شکار ہو گئی تھی.